हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। सो इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड करा था आपके सामने, जहां पे मैंने डिस्कस करा था मेज के ओरिजिन के बारे में, उसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में, वैरायटीज के बारे में, और जो भी उसके सीड एंड सोइंग के बारे में मैंने पहले आपसे डिस्कस करा था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है। सो इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके वीड वाटर मैनेजमेंट का, वीड मैनेजमेंट का, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, ऑल्सो द डिजीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द मेज। सो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और वाटर मैनेजमेंट से पहले शुरुआत करते हैं हम। सो वाटर मैनेजमेंट से शुरुआत करें तो सबसे पहले जो खरीफ मेज है हमारा, वाटर की रिक्वायरमेंट इसको 2 से 3 इरिगेशन चाहिए होती है। मेजरली हमारा जो मेज क्रॉप है वो रेनफेड क्रॉप होता है। ठीक है। अब रेनफेड क्रॉप क्या होता है आपको पता है कि जो बारिश पे निर्भर करने वाली क्रॉप्स, जो बारिश के पानी पे ज्यादातर निर्भर करती हैं, और बारिश के पानी पे निर्भर करने का अर्थ ये है, मतलब यह है कि बारिश का पानी के उससे उनका खुद का लाइफ साइकिल जो है पूरी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेनफेड क्रॉप कहते हैं। और वहीं पे एक दूसरे क्रॉप आते हैं, उसको हम कहते हैं इरिगेटेड क्रॉप। ठीक है, इरिगेटेड क्रॉप। ठीक। अब इरिगेटेड क्रॉप क्या होता है, जिसमें हमको अपनी तरफ से पानी देना पड़ता है। जैसे राइस हो गया, राइस एक क्या है, इरिगेटेड क्रॉप है। तो जहां पे हमें अपनी तरफ से पानी लगाना पड़ता है तो उनको हम क्या कहते हैं, इरिगेटेड क्रॉप कहते हैं। जैसे राइस हो गया, शुगर केन हो गया, तो ये सारे क्रॉप्स जो हमारे बनते हैं ये हमारे इरिगेटेड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। रेनफेड वो क्रॉप्स होते हैं जो ज्यादातर पानी के ऊपर निर्भर होके, या पानी, बारिश का जो पानी हो रहा है उससे ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेनफेड क्रॉप। नाउ खरीफ मेज की अगर हम बात करें तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है 2 से 3 इरिगेशन। अब आप इरिगेशन को इस तरीके से ले लीजिए, अगर आपके एरिया में, अगर आप ऐसे एरिया में ऐसे एरिया में आप अगर मेज उगा रहे हैं जहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है और बारिश भी कम पड़ती है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, वाटर को सप्लाई करना है वहां पे, मतलब जो अपने मेज है उसको सप्लाई करना है। हाँ, लेकिन तो वो वाली क्या होगी, इरिगेटेड कंडीशन होगी। तो हम यहाँ पे अभी बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे इरिगेटेड कंडीशन बता रहा हूँ, किसकी, मेज क्रॉप की। तो 2 से 3 इरिगेशन हमारी चाहिए होती है इरिगेटेड कंडीशन में। और स्प्रिंग मेज जब हमारा लगता है, जब हमारा मार्च का महीना चल रहा होता है, उस टाइम पे जब हम हमारे मेज को लगाते हैं तो उस टाइम पे हमको चाहिए होते हैं 8 से 10 लेके इरिगेशन चाहिए होता है हमें। ठीक है, 8 to 10 टाइम्स इरिगेशन चाहिए होता है। इरिगेशन बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ठीक। जनरली जो हमारा मेज है उसको 480 से लेके 600 mm वाटर चाहिए होता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, जो 400 से लेके 600 mm वाटर चाहिए होगा इसको लाइफ साइकिल का, इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि रेनफेड यानी रेनफॉल कितना चाहिए। तो रेनफॉल कितना चाहिए हमें, यानी कम से कम ऐसे इलाकों में जहां मिनिमम 700 mm बारिश होती है या इससे ज्यादा बारिश होती है, तो उन एरियाज में हमारा जो मेज है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है, क्योंकि लाइफ साइकिल में इसको कितना चाहिए, 480 से लेके 600 mm वाटर चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हमने जब बात करी थी अभी इरिगेटेड कंडीशन की, जो मैं इरिगेशन की बात कर रहा था आपसे कि 2 से 3 इरिगेशन चाहिए होता है। सो उस 2 से 3 इरिगेशन में हमको क्या इंश्योर करना है, हमको इंश्योर करना है कि 480 से लेके 600 mm तक एटलीस्ट उसको वाटर सप्लाई हो जाए। ठीक है। नाउ 2 से 3 लीटर पर प्लांट इसको चाहिए होता है वाटर, जब इसका पीक आवर्स चल रहे होते हैं, जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होगी, फ्लावरिंग स्टेज होगी, इन टाइप के जो पीक टाइम चल रहा होता है, जब ग्रोथ पीरियड का पीक टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम पे हमारे जो प्लांट है उसको क्या होता है, पर प्लांट को 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है। तो आप इस तरीके से आइडिया भी लगा सकते हैं। ठीक है। नाउ वाटर रिक्वायरमेंट इसकी कब कब चाहिए होती है हमारे को, एक तो चाहिए होती है हमें सीडलिंग स्टेज में, जब हमारा पौधा बाहर निकल रहा होता है जमीन से, उस टाइम के टाइम पे। उसके बाद होता है हमारा नी हाई स्टेज, जब घुटने से ऊपर तक हमारे प्लांट की हाइट पहुंच जाती है, तो उसके बाद हमको इसमें वाटर सप्लाई करनी है। और थर्ड वन होता है हमारा फ्लावरिंग स्टेज, जो फ्लावरिंग स्टेज में हमारा क्या नाम उसका वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई होती है। एक होता है CRI स्टेज, जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है। इस टाइम पे भी हमको क्या चाहिए होता है, वाटर सप्लाई चाहिए होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसमें, बेबी कॉर्न में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, बेबी कॉर्न में क्राउन रूट इनिशिएशन में वाटर सप्लाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। आई होप आपको यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे इसमें वाटर मैनेजमेंट आपको देना होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें छोटी सी कि वीड मैनेजमेंट की कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो वीड मैनेजमेंट का एक ही लॉजिक है। अगर आप BSc एग्रीकल्चर के 3rd सेमेस्टर का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो वीड मैनेजमेंट में आप एक ये बेसिक चीज लेके चलना कि आपको 2 वीडिंग करनी है। ठीक है, 2 वीडिंग करनी है। ये लगभग हर क्रॉप में एप्लीकेबल होता है, जितने आपके खरीफ सीजन के क्रॉप है लगभग हर क्रॉप में आपको 2 वीडिंग
करनी ही करनी है। पहली वीडिंग आपकी ज्यादातर 30 दिन के बाद हो जाती है। सो 30 दिन के बाद आपकी पहली वीडिंग होगी, देन सेकंड वीडिंग आपकी 60 दिन के बाद या 45 दिन के बाद या 50 दिन के बाद आप डिफरेंट क्रॉप्स में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वीड मैनेजमेंट अपना कर सकते हैं। एक पॉइंट आप हमेशा ऐड करना कि वीड फ्री फील्ड होना चाहिए आपका। तो जो भी आपका प्रीवियस वीड वगैरह थी आपको इंश्योर करना है कि उसको रिमूव कर दिया जाए अपने फील्ड से, सो दैट कि आपका जो क्रॉप है वो डैमेज ना हो पाए वीड्स में। सो वीड मैनेजमेंट और क्या बात करें कि 2 मैनुअल वीडिंग इसमें चाहिए होती है। 2 ऐसे केमिकल्स है जिसका हम यूज करते हैं, एक होता है एट्राजिन, एक होता है सीमाजिन। लगभग हर क्रॉप में ये एट्राजिन और सीमाजिन हमारा यूज होता है। इसके अलावा एक और चीज है 2,4-D। सो 2,4-D भी यूज करा जाता है। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, हमारे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स के हमारे एग्जाम्पल हैं। सो ये इस तरीके से याद रखना, काफी जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। सो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट और वीड मैनेजमेंट खत्म हो गया। आपको वीड मैनेजमेंट में ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है। अगर आप आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर की या एमएससी एग्रोनॉमी की, सो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपको मैनुअल वीडिंग करनी है। मैनुअल वीडिंग के साथ साथ आपको प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स को छिड़क देना है, सो दैट कि जो 30 से 45 दिन का जो कैटेगरी है हमारी, यानी जो पहले फर्स्ट 30 to 45 डेज होते हैं, उसमें हमारा कोई भी क्रॉप को कोई भी हार्म, कोई भी डैमेज ना पहुंचे। नाउ इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे अब। सो बात करें मेज के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। सो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी अगर सोर्स की बात करें तो वो होता है FIM, फील्ड फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, या फील्ड यार्ड मैन्योर बोल लो, आप जो बोलना चाहते हो बोल लो। तो सबसे पहले यहाँ पे वेल रॉटन FIM चाहिए होता है हमको 15 से लेके 20 टन पर हेक्टेयर का हिसाब चलता है यहाँ पे। सो पर हेक्टेयर के हिसाब से 15 से लेके 20 टन हम यहाँ पे FIM का एप्लीकेशन दे देते हैं। आप ये सारी चीजें ना कल्टीवेशन से पहले करेंगे। जो भी FIM की एप्लीकेशन आपको देनी होगी ये तो कल्टीवेशन से पहले चलती है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें NPK की रिक्वायरमेंट की फॉर द हाइब्रिड्स में आपको चाहिए होता है 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg पोटेशियम एंड 40 kg फॉस्फोरस। ठीक है, NPK चाहिए होता है इसको 120:60:40 ना। उसके अलावा हमारा जो कंपोजिट वेराइटीज होती हैं उसके लिए थोड़ा कम होता है, 80:30:40 का हमारा रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, सो कंपोजिट का अलग रिक्वायरमेंट होता है, हाइब्रिड्स का अलग रिक्वायरमेंट होता है। आप अपनी वेराइटी के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सी वेराइटी चाहिए। नाउ जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है ना, इसमें हमारी जो मेज है उसमें बहुत हाई लेवल पे होती है। तो हाई लेवल पे होने के कारण जो हमारा जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है वो हमको क्या क्या दिखाता है, एक तो दिखाता है स्टंटेड ग्रोथ दिखा देता है हमको, द सेकंड वन इज येलोइंग ऑफ लीव्स हमको दिखा देगा। सो ये दो हमारे सिम्टम्स वगैरह होते हैं जो हमारे शो होते हैं हमारे मेज क्रॉप में। ठीक है ना। उसके बाद हम अगर इसमें जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 120 से लेके 150 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम नाइट्रोजन की एप्लीकेशन प्री शोइंग कर सकते हैं, पहले डाल सकते हैं। लेकिन एक ये चीज है कि ये तो हम डाल सकते हैं, ये रिकमेंडेड होता है, बट आप अपने फील्ड के अनुसार ही नाइट्रोजन की डोजेस को अप्लाई करना। सो इसीलिए जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा रिकमेंड करा जाता है कि आप सॉइल टेस्ट करा लीजिए पहले, देन उसके बाद अपने न्यूट्रिएंट्स की डोजेस को इंश्योर करिए, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आता है और किसान ज्यादातर ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकते ना। उसके बाद 4 से 5 kg जो नाइट्रोजन होता है हमारा सिर्फ टेस्लिंग स्टेज में ही निकल जाता है, यानी खर्च हो जाता है, लॉस हो जाता है। सो टेस्लिंग स्टेज जब आ रही होती है हमारे मेज के अंदर, तो उस टाइम पे जो नाइट्रोजन का अपटेक होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से 4 से 5 kg नाइट्रोजन लॉस में ही चले जाता है। ठीक है नाउ जो एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन है हमारी, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेज के लिए। सो एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन में हम अगर जाएं तो 3 स्टेजेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की एप्लीकेशन देते हैं। पहली स्टेज तो शोइंग स्टेज हो गई, जब हम इसको नाइट्रोजन की एप्लीकेशन देंगे। देन उसके बाद नी हाई स्टेज होती है, एंड देन द थर्ड वन इज टेस्लिंग स्टेज, जहां पे हमारा नाइट्रोजन का लॉस हो रहा था। सो डोजेस कैसे देनी है हमको, 1/3 डोजेस देनी है। ये जो मैंने आपको रिकमेंड डोज बता रखी है, इनकी 1/3 बना के हमको ईच स्टेज में हमको डोजेस दे देनी है ना। उसके बाद आते हैं हम इसके जिंक डेफिशिएंसी के ऊपर, जो कि आमतौर पे देखा जाता है हमारे मेज के अंदर। सो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता क्या है, इसमें व्हाइट बर्ड ऑफ मेज एक डिजीज होती है, वो अकर होती है। सो व्हाइट बर्ड ऑफ मेज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इन मेज। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कभी कभार।
सो उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी हमारी न्यूट्रिएंट्स की डोजेज हैं उसमें हम ऐड कर सकते हैं ZnSO4 का कितना 15 से लेके 20 kg पर हेक्टेयर की हम डोज बना के, जब हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जब हम अपने न्यूट्रिएंट्स की एप्लीकेशन दे रहे होंगे उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं ZnSO4 की भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। सो ये एक ओवरऑल व्यू था हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जो हमारे मेज को चाहिए होता है। नाउ इसके बाद हम कवर करेंगे हम इसकी डिजीज को, एंड देन उसके बाद जो पेस्ट वगैरह होते हैं उन चीजों को कवर करेंगे, देन उसके बाद यील्ड, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो बात करें अगर हम डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट की, तो सबसे पहले अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो एक आता है इसमें हमारा मेज में स्टॉक बोरर। सो बोरर से ही हमें पता चल रहा है कि क्या करेगा, ये छेद करेगा, ठीक है। सो स्टॉक बोरर में करता क्या है आखिर, ये स्टॉक बोरर क्या क्या हमारे सिम्टम शो करता है। बेसिकली पहले तो ये विल्टिंग और ड्राइंग करता है हमारे जो अपर पोर्शन ऑफ द लीव्स होता है उसकी। देन सेकेंडली क्या करता है कि जो इर्रेगुलर होल्स होते हैं हमारे, जो हमारा ये स्टॉक है, ये एक एग्जांपल है स्टॉक का। सो ये स्टॉक के ऊपर क्या करता है ना, इर्रेगुलर होल्स वगैरह करना शुरू कर देता है। छोटे छोटे होल्स होते हैं, इर्रेगुलर वे में करे जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है इसका, इर्रेगुलर वे में हमारे जो है ये होल्स करते जाता है। और इससे क्या होता है, जब ये होल करके अंदर चले जाता है तो उसके बाद क्या कर देता है, ये जो अंदर का जो स्टॉक होता है हमारे, ये वाला जो एरिया है हमारे स्टॉक के अंदर का एरिया, इसको पूरा ड्राई कर देता है। तो इससे ये बहुत ज्यादा मतलब डैमेज कर देता है हमारे क्रॉप को, जो हमारा स्टॉक बोरर होता है। कभी कभार क्या होता है कि ये हमारा जो स्टॉक होता है इतना सूख जाता है, जो हमारा अगर हम स्पर्श मात्र से या किसी वजह से किसी कारण अगर हमारा हाथ भी लगे तो उससे वो गिर जाता है एक साइड को, ठीक है, इस तरीके से डैमेज कर देता है। एक वेराइटी आती है हमारी इसमें डेक्कन हाइब्रिड करके। सो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है स्टॉक बोरर के, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है जो स्टॉक बोरर में होता है ज्यादातर, ठीक है। ये रेजिस्टेंट होती है हमारी किसके, स्टॉक बोरर के। नाउ सेकंड वन आता है हमारा रस्ट ऑफ मेज। रस्ट ऑफ मेज की अगर हम बात करें, फेमस बीमारी है, बहुत ज्यादा फंगल डिजीज है हमारी रस्ट ऑफ मेज। बेसिकली ये किस ऑर्गेनिज्म से फैलती है, पक्सिनिया सॉर्गी नाम के एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से फैलती है। फंगस डिजीज है, कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका नाम क्या है, पक्सिनिया सॉर्गी, ठीक है। नाउ ये जब हो रही होती है, मतलब जब ये उग रही होती है, बेसिकली ग्रोइंग स्टेज में हमारी अकर होना शुरू होती है। जब हमारा जो प्लांट है, जो मेज का प्लांट है, जब वो ग्रोथ स्टेजेस में होता है हमारी, तो उस टाइम पे ये ज्यादातर ये वाली जो बीमारी है वो हमारा शो होना शुरू हो जाती है। इसमें बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे, जो बीमारी होती है उसके बेसिक सिम्टम्स ये होते हैं हमारे कि जो हमारे लीव्स वगैरह होते हैं हमारे जो क्रॉप के, वो लीव्स वगैरह में क्या होता है कि फुले हुए यानी पफ्ड नजर आते हैं। जैसे कोई भी ऐसा लगता है कि थोड़े पफी टाइप के, अगर आप उनको टच करके देखोगे, जैसे आपने कभी मेज का अगर आप लीव्स वगैरह को देखोगे तो उनको टच करके देखोगे तो आपको ऐसा अपीयरेंस होगा कि ये थोड़े फुले हुए हैं। तो उस टाइप के अपीयरेंस हमारे शो करती है हमारी जो ये रस्ट ऑफ मेज है, ये वाली बीमारी, ठीक है। सो इसके लिए भी हमारी एक यही सेम वेराइटी है जो हमारी है डेक्कन हाइब्रिड। सो जो ये है ये भी रेजिस्टेंट होती है, किसके, जो डेक्कन हाइब्रिड वैरायटी है हमारी, वो हमारी रेजिस्टेंट होती है रस्ट ऑफ मेज के भी। तो ये दो बीमारी होगी हमारी एक में हमने इंसेक्ट डिस्कस कर लिया, एक में ये। और स्टॉक बोरर का एक ही कंट्रोल आप कर सकते हो, जो स्टॉक बोरर में बेसिक कंट्रोल मेथड्स होते हैं अगर हम डिस्कस करें, कंट्रोल मेथड्स होते हैं हम अगर डिस्कस करें। सो कंट्रोल मेथड में बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले कोई भी बोरर हमारे फील्ड को इन्फेक्ट कर रखा है जिसने, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टिलेज प्रैक्टिसेस को एनहेंस कर सकते हैं अपना, और लास्ट में जो रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू को जला सकते हैं। ऑल्दो ये एक हम बोल सकते हैं एथिकल वे नहीं है, बट जलाना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस टाइप की बीमारी बार बार रिअकर होती है दोनों में, फंगल डिजीज में भी और इंसेक्ट डिजीज में भी, क्योंकि लार्वा वगैरह छूट जाते हैं तो वापस उसका खतरा महसूस मतलब होने का डर रहता है। दूसरा एक हम चीज कर सकते हैं कि जो भी रेसिड्यू हमारे प्रीवियस क्रॉप का बच रखा है और अगर उस फील्ड की कोई ऐसी हिस्ट्री है जहां पे ये बीमारी बार बार अकर हो रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी रेसिड्यू है पुरानी क्रॉप का, हम उसको एक पर्टिकुलर एरिया में किसी गड्ढे में हम इकट्ठा कर सकते हैं और वहां पे उसको डिकम्पोज करके या उसको ढक के इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से बचने के तरीके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये तो दो बीमारी होगी। नाउ इसके बाद एक और आती है हमारी बीमारी जिसका नाम है सीड रॉट या सीडलिंग ब्लाइट, इसको बोलते हैं। ये दोनों एक ही जैसी होती हैं लगभग। सो ये ज्यादातर बहुत सारी डिफरेंट फंगस या फंजाई से फैलती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें भी बेसिक सिम्टम्स वही होता है, ये क्या कर देती हैं, हमारे ड्राइंग कर देती हैं, किसका, हमारे प्लांट का, प्लांट ड्राइंग हमारी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से
बहुत जल्दी हमारी स्टंटेड ग्रोथ दिखना शुरू हो जाती है और अर्ली पीरियड्स में ये हमारी बीमारी शुरू हो जाती है, लाइक आफ्टर जस्ट सीडलिंग जब हम शोइंग में डाल देते हैं देन उसके बाद ये शुरू हो जाती है बीमारी अकर होना। ठीक है, सो होता क्या है इसमें कि जब ये बीमारी लगती है हमारे प्लांट को, बेसिकली जो हमारा मीजोकोटाइल रीजन होता है ना, हमारा मीजोकोटाइल रीजन जो होता है हमारा, वहां पे ये क्या करती है, ये सबसे ज्यादा हमला करता है और वहां पे क्या कर देता है, इस एरिया में, ये वाला एरिया होता है मीजोकोटाइल एरिया। मीजोकोटाइल एरिया क्या होता है, जहां पर से हमारा जो सीड है वो जर्मिनेशन के लिए बाहर निकलना शुरू करता है जब जमीन की तरफ को, वो वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, मीजोकोटाइल एरिया कहते हैं। एक दो जगह से निकलता है ना, एक जगह से हमारी स्टेम निकलती है, एक जगह से रूट्स निकलती है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में हमारा क्या हो जाता है, ड्राइंग होना शुरू हो जाता है, रोटिंग या सड़ना होना शुरू हो जाता है। सो वो वाला एरिया हमारा मीजोकोटाइल एरिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फंगस है ये इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक तो हमारा पुअर इमर्जेंस निकल जाएगी। ठीक है, पुअर इमर्जेंस निकलना शुरू हो जाती है और पैची ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। पैची ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कहीं कहीं पे अच्छी ग्रोथ दिख रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से आपका डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड स्टॉक होगा, कहीं पे बिल्कुल ही पतला टाइप का हो गया, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि जो इसकी स्टेम्स वगैरह जो हमारी लीव्स निकली है बहुत वेल डेवलप्ड निकल रखी है, कहीं कहीं पे कोई स्टेम बिल्कुल पतली सी इस टाइप से, तो इस टाइप का अपीयरेंस हमारा शो होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा अपीयरेंस हमारा ये प्लांट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्लांट है वो इन्फेक्ट है हमारा किससे, सीड रॉट से या सीडलिंग ब्लाइट से। सबसे प्राइम हमको क्या करना है इस चीज में, हमको सबसे पहले वो जो प्लांट है, जो इफेक्टेड प्लांट है, वो हमको हटा देना है, वहां से काट देना है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम सीड्स को थिरम या कैप्टन से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कितना कर सकते हैं हम, 3 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम अपनी सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 3 कर लिए हमने डिजीजेस वगैरह कवर। अब इसके बाद इसके आगे की डिजीज हम कवर करते हैं जो है सॉफ्ट रॉट। अगर मैं सॉफ्ट रॉट की बात करूं तो सॉफ्ट रॉट बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अर्वेनिया कैरोटोवोरा। ठीक है, अर्वेनिया कैरोटोवोरा। सो बेसिकली ये बैक्टीरियल डिजीज है जो अर्वेनिया कैरोटोवोरा बैक्टीरिया से फैलती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली कॉलर रीजन के ऊपर इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, सो कॉलर रीजन के ऊपर इफेक्ट करता है और क्या कर देता है, विल्टिंग सिम्टम्स का शोइंग करता है, यानी सूखापन हमारा ज्यादातर शो करता है हमारा ये कॉलर रीजन। कौन सा रीजन होता है, बेसिकली जो आपका मेज प्लांट है, मेज प्लांट से जो लीव्स निकलती हैं, तो लीव्स के एक आप ये मार्कर का एक एग्जांपल समझिए। सो जो लीव्स निकलती है, लीव्स एक जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका कॉब निकला हुआ है, तो कॉब ऐसे निकले रहेगा, ऑब्वियसली सी बात है। सो जो उस पूरे एरिया को जो कवर कर रहती है, जहां से लीव्स इस टाइप से कुछ कवर कर रहती है, ये वाला एरिया हमारा कॉलर एरिया कहलाता है। ठीक है, सो ये एरिया हमारा कॉलर एरिया कहलाता है। सो ये ज्यादातर उस वाले एरिया में टारगेट करता है और विल्टिंग जो सिम्टम्स होते हैं उसको शो करता है। फर्दर अगर हम जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती है, सो क्या होता है, उसके बाद जो बेसल नोड्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है हमारा, और उसके बाद क्या होता है, ये डिसकलर्ड हो जाता है। एक तो इसका कलर चले जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, इसके ये जो एरिया है एक तो डिसकलर हो जाता है, उसके बाद यहां से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत एक्सट्रीम केस होता है बीमारी का। स्टार्टिंग में क्या होता है हमारा, ये कॉलर वाले एरिया में इफेक्ट करता है, तो अगर यहाँ पे शो हो जाता है तो कंट्रोलेबल है, बट धीरे धीरे जब ये अपने एक्सट्रीम केसेस में पहुंच जाता है तो एक्सट्रीम केस में क्या करने लग जाता है, हमारा जो नीचे स्टॉक है उसको हमारे को डिकलरेशन करने लग जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, उसके साथ साथ हमारा फ्यूमिगेटिंग गंदी स्मेल वगैरह आने लग जाती है हमारी, फर्मेंटिंग टाइप की, जो फर्मेंटेशन जब होती है हमारी उस टाइम पे जो जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल हमारी यानी इसमें शुरू हो जाती है। सो इसके कंट्रोल में अगर हम ध्यान दें तो कंट्रोल कैसे कैसे करना है हमको इसको, एक तो हमको वाटर लॉजिंग को रोक देना है। किसी भी फील्ड में अगर वाटर लॉजिंग वगैरह हो रही है तो उस चीज को हमको इग्नोर करना है। सेकंड क्या करना है हमारे को, कि कोई भी इंजरी अगर प्लांट को हो रही है, फिर चाहे वो आपके फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के टाइम में हो, इरिगेशन करने वक्त में हो, या अपने फील्ड को मुआयना करने के टाइम पे हो, ये सारी चीजों के टाइम में हमको खास ध्यान देना अपने फील्ड में। और कोई भी फिजिकल इंजरीज से बचना है। वीडिंग करने के टाइम में कभी कभी क्या होता है कि हम वीडिंग कर रहे होते हैं और हमारे जो टूल्स होते हैं उससे काफी कबार क्या हो जाता है कि इंजरी होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे जो ये बैक्टीरियल डिजीज है बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हम डाल सकते हैं, सो दैट ये बीमारी से हम बच सके। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर कितना डालना है हमको, 10 to 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कर देना है हमारे फील्ड में। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं हम डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर। ये बहुत फेमस फंगल डिजीज है हमारी मेज की। सो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है,
पेनोस्कोलोपोरा फिलिपेनेंसिस। सो ये एक फंगल डिजीज है हमारी। और उसके अलावा ये जो इन्फेक्ट करता है हमारा डाउनी मिल्ड्यू, इन्फेक्ट करता है हमारा अर्ली स्टेजेस ऑफ द, जब हमारा जो प्लांट होता है, हमारा जो अर्ली स्टेजेस होती है, जस्ट ग्रोथ लेना शुरू करा होता है, तो उस टाइम से ये हमारा अकर होना शुरू हो जाता है। और ये ऐसी बीमारी है जो किसी भी स्टेज में हमारी अकर हो सकती है, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, होता क्या है इसमें, स्टार्टिंग में हमारा जो डिकलरेशन ऑफ द लीव्स होता है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे हरे कलर का पत्ता होता है हमारा मेज का, और बीच बीच में क्या हो जाता है, वो हरे से भूरे कलर का हो जाता है, या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, या बिल्कुल कलर ही नहीं होता है। सो डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, डाउनी मिल्ड्यू हमारे जो प्लांट है उसको हो रहा है। ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करें कि इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी की, अगर हम रजिस्ट करना चाहें इसको तो किससे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं गंगा सफेद 2 से। ठीक है, गंगा सफेद 2 ऐसी वैरायटी है जो हमारा डाउनी मिल्ड्यू को रजिस्ट करती है। उसके अलावा जो अपीयरेंस होता है हमारा, जो हमारे लार्वास वगैरह होता है, वो फंगस का जो अपीयरेंस होता है हमारा, वो यहाँ पे होता है ऊपर पे, यहाँ पे वूली मासेस, यानी एक जो वूल के जो थपके जैसे बने होते हैं ना, तो उस टाइप के गोल गोल रेशे जैसे यहाँ पे ऊपर पे आकर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि डाउनी मिल्ड्यू हमारे प्लांट को हो रही है। इसके कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अर्ली शोइंग हम वगैरह कर सकते हैं हमारे प्लांट के लिए। अर्ली शोइंग हम ऑनसेट ऑफ मॉनसून से पहले हम अर्ली शोइंग वगैरह कर सकते हैं, सो दैट कि हम बच सके डाउनी मिल्ड्यू से। और हम इसके अलावा रेजिस्टेंट वैरायटी की तो मैंने बात कर ही ली है, या आपके फील्ड में ऐसी कोई हिस्ट्री है डाउनी मिल्ड्यू की, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी आपके रेसिड्यूज हैं आपके प्लांट के, जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस करा था आपके साथ, सेम चीज हम इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक लास्ट डिजीज आती है हमारी, जो है चारकोल रॉट। ठीक है, तो चारकोल रॉट एक डिजीज आती है हमारी, सबसे लास्ट डिजीज है ये मेज की, जो मेजर जिसके बारे में आमतौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उनमें से एक है हमारी चारकोल रॉट। सो ये बेसिकली रॉटिंग डिजीज है। इसमें हमारा जो मेज प्लांट है वो सड़ना शुरू कर देता है, ज्यादातर स्टॉक वाला एरिया होता है वो ड्राइंग अप हो जाता है, और जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, लोअर पार्ट ऑफ प्लांट, ये वहां सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इफेक्ट करता है। ठीक, सो इसका कंट्रोल कुछ नहीं है। कंट्रोल में हमें बेसिकली एक तो क्रॉप रोटेशन का फॉलो करना है, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना है। एक तो क्रॉप रोटेशन हम फॉलो करेंगे, और दूसरा हम रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक गंगा सफेद को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बन जाता है चारकोल रॉट बन जाती है डिजीज। तो यहां पे हमारा डिजीज वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब एक दो पेस्ट हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अब आते हैं हम ज्यादातर इंसेक्ट के ऊपर। तो इंसेक्ट में सबसे पहले आता हमारा एक स्टेम बोरर इंसेक्ट आता है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो हमारा स्टेम बोरर है ये फैलता है हमारे किसके, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारा चिलोपार्टिलस। ठीक है, चिलोपार्टिलस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ज्यादातर हर स्टेज में हमारा स्टेम बोरर इफेक्ट करता है हमारे प्लांट को, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो। इसमें दो स्टेजेस, दो कारण से हमारा इफेक्ट दिखते हैं हमारे। अगर वो हमारा सीडलिंग स्टेज में है, अगर हमारा सीडलिंग स्टेज में है तो वो क्या करेगा, पूरे सीड को ही फेल कर देता है हमारा स्टेम बोरर, क्योंकि वो बोर करता है, छेद करते हुए अंदर तक चले जाता है, न्यूक्लियस एम्ब्रियो सबको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाता। पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारा होता है ओल्ड प्लांट में जब ये पहुंचता है तो होता क्या है, ये जो शूट वाला एरिया होता है हमारा, शूट वाला एरिया जो हमारे मेज का होता है, ये वाले एरिया में हमारा डैमेज पहुंचाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये भी नीचे पहुंचता है जहां पे ग्रोइंग पार्ट होता है हमारे प्लांट का, और उसके बाद पूरा ही डेड कर देता है हमारे प्लांट को। तो और इसका सेम सिम्टम्स होते हैं जैसे मैंने इससे पहले स्टॉक बोरर के बताए थे, लगभग सेम ही सिम्टम्स हमारे स्टेम बोरर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे, पहले तो हम कर सकते हैं जो मैंने अभी भी डिस्कस करा था आपको, कि आप इंसेक्ट वगैरह में आप ज्यादातर कंट्रोल में एक पॉइंट हमेशा ऐड करिएगा। अगर आप एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम दे रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर को लेके या एमएससी एग्रोनॉमी में कोई एग्जाम दे रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट का, तो एक बेसिक लिख देना कि जो भी प्लांट है उसको हमें रिमूव कर देना हमारे फील्ड से। ठीक है, जो भी इफेक्टेड प्लांट है, या तो फंगल डिजीज का प्लांट होगा या वो इंसेक्ट डिजीज का होगा, पेस्ट होगा, कुछ भी लग रहा है तो उसको तो पहले हटा ही देना है फील्ड से। ठीक है, दूसरा हमको क्या करना है कि जब हमारा मेज
हो जाता है, हमारे जब क्रॉप पूरा हो जाता है और आपको दिखता है कि आपके फील्ड में स्टेम बोरर ने अटैक करा था, आपको क्या करना है, टिलेज करना है। ठीक है, एक टाइम आपको टिलेज करना है और उसके अलावा आपको करना है कि काउपी के साथ आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टेम बोरर का जो इफेक्ट है थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इसमें। दूसरा हमारा आता है शूट फ्लाई। ठीक है, शूट फ्लाई में क्या होता है, बेसिकली सीडलिंग स्टेज में हमारा सबसे ज्यादा अकर करता है शूट फ्लाई। देन उसके बाद इसमें होता क्या है कि जो हमारा फ्लाई है वो बेसिकली, अगर मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाऊं तो ये क्या करता है, जब हमारा लीफ होता है, लीफ, ये वाला एरिया लीफ है हमारा, और ये वाला पूरा एरिया हमारा, ये जो एरिया होता है हमारा, ये होता है लीफ शीथ, लीफ शीथ। ठीक है, तो करता क्या है, ये यहां से ये फ्लाई ट्रेवल करते हुए हमारे लीफ शीथ से होते हुए कहां करते हैं, डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स दैट रूट्स हमारे जाते हैं, यानी बेसल पार्ट को हमारे टच करते हैं और वहां पे डैमेज पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये वहां तक जाता है और वहां तक डैमेज पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसके कंट्रोल के लिए बेसिकली जो फ्लाई के मैगट्स वगैरह होते हैं ये वहां पहुंचते हैं और पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे प्लांट को और पूरा डैमेज पहुंचा देते हैं। और इसके कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, थाइमेट का एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम कितना, 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, थाइमेट का एप्लीकेशन दे सकते हैं शोइंग टाइम के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शूट फ्लाई से हम अपना प्लांट का, अपने मेज क्रॉप का कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट सारे कंट्रोल, उनके बारे में हमने सारा चीजें पढ़ लिया। नाउ लास्ट हम हार्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे। बेसिकली हार्वेस्टिंग कितना होती है हमारी, और इसके बाद ईल्ड, हमारी जो हार्वेस्टिंग है और उसके बाद हमारा जो ईल्ड है वो कितना निकलता है। ठीक है, सो हार्वेस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे हम कब डिसाइड करेंगे हार्वेस्टिंग कब करनी है, जब हमारा मॉइस्चर लेस देन 30% हो जाता है हमारे प्लांट में, तब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर देंगे हमारे क्रॉप की। सो बेसिकली हार्वेस्टिंग के टाइम में हमको क्या करना है, जो हमारा कॉब होता है उसको हमको अपने प्लांट से रिमूव कर देना है। और जो एक तो हम उसको एज अ कॉब यूज में ला सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि हम उसको उबाल के खा सकते हैं और एज अ भुट्टा हम भून के उसको आग में खा सकते हैं। सेकंड हमारा होता है कि हमको उसके दाने जब बेचने होते हैं तो दाने को हम क्या कर सकते हैं, बाय द बीटिंग ऑफ स्टिक से बीट करके हम दाने को अलग कर सकते हैं, कि देन उसको पैक करके तोलने के लिए भेज सकते हैं। ये एक चीज हो सकती है। दूसरा ये होता है, काफी मशीनरीज हैं जो कि दाना अलग करने में हेल्प करती है, तो उन मशीनों का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ईल्ड के बारे में हम अगर बात करें, सो इरिगेटेड कंडीशन में हमारी ईल्ड चली जाती है हाइब्रिड की 50 से लेके 60 कुंटल पर हेक्टेयर की। ठीक है, हाइब्रिड मेज की जाती है 50 से लेके 60 कुंटल पर हेक्टेयर, और वहीं पे कंपोजिट मेज की जाती है 40 से लेके 45 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें रेनफेड की, तो रेनफेड कंडीशन में हमारा जो ईल्ड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ऑब्वियसली। 20 से लेके 25 कुंटल पर हेक्टेयर का हमारा हाइब्रिड का चले जाता है, और 15 से लेके 20 कुंटल पर हेक्टेयर हमारा कंपोजिट का चले जाता है। सो यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त हो जाती है मेज की। अगर आपको मेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। नाउ इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक मेज से रिलेटेड मेज से छूट गया हो तो मेरे को माफी देना, और प्लीज आप कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आके जाके आपके लिए कवर कर दूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू। जय हिंद।